हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो फाइनली अब हम शुरू करने वाले हैं ओम्स लॉ, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बिना देर के चलिए करते हैं शुरू करने से पहले बेटा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और बिना देर किए कॉपी किताब निकालो और बढ़िया से नोट्स बनाओ, समझो, कुछ डाउट रहे तो कमेंट्स में पूछो। ठीक है, तो ओम्स लॉ शुरू करने से पहले कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हो, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, चार्ज के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं तो आपको पहले देखना चाहिए लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3। फिर आप बेटा इस लेक्चर को देखो ताकि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती रहें। पर यहाँ मैं कभी कभी कुछ टर्म्स यूज़ करूँगा जो कि आपको समझ में नहीं आएंगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखना। और जिन्होंने ये लेक्चर देख रखे हैं ऑलरेडी, जो कि समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और चार्ज को, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी आप देख लो। ठीक है, अगर आपको ओम्स लॉ समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई चार्ज क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आपको ओम्स लॉ समझना है तो। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको चार्ज को मूव करवाना है, मूव मतलब दौड़ाना है, उसको भगाना है किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो आपको ज़रूरत पड़ती है पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो क्या आप पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हो? पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या है? चार्ज को मूव करना। चार्ज मतलब बेसिकली हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं। अगर आपको चार्ज को मूव कराना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? पोटेंशियल डिफरेंस की। और जैसे ही चार्ज मूव करेगा ये बनाने लगेगा इलेक्ट्रिक करंट। क्या बनाने लगेगा? इलेक्ट्रिक करंट। मुद्दा समझ में आ गया? आपको चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इन तीनों का सेंस बहुत बढ़िया से क्लियर होना चाहिए, तो आप ओम्स लॉ को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है भाई, चार्ज है, चार्ज को मूव कराना है, मुझे जरूरत पड़ेगी पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस हेल्प करता है चार्ज को मूव करवाने में चार्ज को मूव करवाने में हेल्प करता है कौन? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो चार्ज मूव करेगा, और चार्ज मूव करेगा तो बनेगा बेटा इलेक्ट्रिक करंट। ये चीज़ें आपको बढ़िया से क्लियर होनी चाहिए, तब आप ओम्स लॉ को अच्छे से समझ पाओगे। तो क्या ये मैंने भी समझाया, समझ में आया आपको? चार्ज है, चार्ज को अगर मूव कराना है तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो चार्ज मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि ओम्स लॉ क्या बताता है। ओम्स लॉ बेसिकली एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है किसके बीच में? इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ठीक है, तो लिख लो अपनी नोटबुक में कि ओम्स लॉ स्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। बोलो, समझ में आई बात? चलिए, इसको नोट नहीं करेंगे, पहले समझेंगे फिर नोट करेंगे। सबसे पहले जो मैंने एक लाइन बोली, ये लाइन बेटा अच्छे से नोट करो, कहीं पे स्टार बना के नोट करो कि ओम्स लॉ स्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओम्स लॉ किस के बीच का रिलेशन बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का। चलिए अब समझते हैं कि ओम्स लॉ कहता क्या है। ओम्स लॉ हमसे ये कहता है कि जितनी ज़्यादा बड़ी बैटरी लगाओ, बैटरी हमें क्या प्रोवाइड करती है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। और अभी हमने समझा कि पोटेंशियल डिफरेंस हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में। ठीक है, जितना ज़्यादा वोल्ट लगाओगे इलेक्ट्रॉन उतना तेज़ी से भागेगा। ध्यान से समझना, जितना ज़्यादा वोल्ट अप्लाई करोगे, वोल्ट कौन अप्लाई करता है बेटा? बैटरी। चलिए समझते हैं, जितनी ज़्यादा बड़ी बैटरी लगाओगे, देखो बैटरी हमें प्रोवाइड करती है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या प्रोवाइड करती है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम जनरल सी एक चीज समझते हैं,
बेटा जितनी बड़ी बैटरी लगाते हैं हम, करंट हमें उतना ज़्यादा मिलेगा। क्या बात सही है कि नहीं है? जितनी बड़ी बैटरी लगाओगे करंट उतना, छोटी 9 वोल्ट की बैटरी कम करंट, 20 वोल्ट की बैटरी ज़्यादा करंट, 50 वोल्ट की बैटरी बहुत ज़्यादा करंट, समझ रहे हो? जितनी बड़ी बैटरी उतना ज़्यादा करंट, जितनी छोटी बैटरी उतना कम करंट। इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो, जितना बड़ा इंजन उतनी ज़्यादा स्पीड, जितना छोटा इंजन उतनी कम स्पीड। हाँ, मारुति सुजुकी 800 सीसी का इंजन और एक चला दो 1500 सीसी का इंजन, कौन तेज भागेगा? भाई 1500 सीसी वाला तेज भागेगा। ज़्यादा बड़ा इंजन ज़्यादा स्पीड। ऐसे ही जितनी ज़्यादा बड़ी बैटरी उतना ही ज़्यादा करंट, जितनी छोटी बैटरी उतना ही छोटा करंट। सिंपल सी बात है। तो बैटरी हमें प्रोवाइड करती है बेटा क्या क्या प्रोवाइड करती है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा तेजी से भागेगा, और इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा तेजी से भागेगा उतना ही ज़्यादा करंट बनाएगा। क्या ये बात क्लियर है? मतलब हम बोल सकते हैं कि एक सर्किट हम ले लेते हैं। चलिए एक सर्किट हम ले लेते हैं। जैसे हमने मान लीजिए एक सर्किट ही ले लिया, ये है रेजिस्टेंस, और यहाँ हमने लगा दिया, रेजिस्टेंस छोड़ो, हम इसमें ना लगा देते हैं, हम इसमें बल्ब लगा देते हैं। रेजिस्टेंस छोड़ो, हम इसमें बल्ब लगा देते हैं कि एक बल्ब लिया, एक बल्ब हम लेते हैं, ये बल्ब है, इस बल्ब को हमने लगा दिया बैटरी से, और ये बैटरी है बेटा 1 वोल्ट की। कितनी बैटरी? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की बैटरी लगाई तो हमने देखा जो बल्ब है वो थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रहा है। फिर हमने क्या किया, इस बैटरी को थोड़ा सा बढ़ा दिया, बैटरी को क्या किया, थोड़ा सा बड़ी बैटरी हमने लगा दी, हमने इसमें लगा दी 4 वोल्ट की बैटरी। कितनी वोल्ट की बेटा? 4 वोल्ट। तो हमने देखा कि और ज़्यादा ग्लो कर रहा है, ज़्यादा ग्लो कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं, ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं मतलब करंट ज़्यादा बन रहा है। तो ओम्स लॉ यही इस्टेब्लिश करता है कि भाई जितना ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे उतना ही ज़्यादा करंट बनेगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि इसके बाद ये स्टेटमेंट पढ़ो। अगर कब आपसे पूछा जाए What is Ohm's law, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? आपको सबसे पहले लिखना है अकॉर्डिंग टू Ohm's law, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के एंड पर, ये बेटा ये नोट कर लिया आपने, इंपॉर्टेंट चीज थी, ये लाइन नोट कर लो, है ना, मैं हटा रहा हूं इसको, कर लिया। चलिए अब देखो, एक कंडक्टर ले लेते हैं। कंडक्टर मतलब कुछ भी हो सकता है, मान लो एक कंडक्टर मैंने ले लिया, कंडक्टर हो गया, है ना, कोई भी कॉपर वायर वगैरह, मैंने बैटरी लगा दी बढ़िया से, ये दो, ठीक। तो 20 वोल्ट मैंने लगा दिया, इसमें करंट बन गया I। कितना बन गया बेटा? करंट I बन गया। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट प्रोड्यूस्ड इन इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब ये, जैसे मान लो मैं इस रूम के अंदर मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं, है ना, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं कि भाई एक कंडक्टर मैंने लिया या एक बल्ब मैंने लिया या कोई भी एक डिवाइस जो करंट से चलती है वो डिवाइस मैंने ली, और उस डिवाइस के अंदर मैंने बैटरी लगा दी, और फिर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। देखो इस रूम का टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मुझे रूम का टेम्परेचर या जहाँ पर भी आप परफॉर्म कर रहे हो वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो और आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हर 2 सेकंड, हर 1 मिनट में, 2 मिनट में आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी रेजिस्टिविटी और करंट जो है उसको अफेक्ट करेगा। कैसे अफेक्ट करेगा वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में समझेंगे। बस आपको याद रखना है कि जो वोल्टेज है, करंट है, इसको अफेक्ट करता है कौन? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हमें हमेशा कैसे रखना है बेटा? कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने V वोल्ट लगाया, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि V वोल्ट को आप जैसे ही बढ़ाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज आप जैसे जैसे बढ़ाओगे, इसके अंदर करंट की वैल्यू भी और बढ़ने लगेगी। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। बिल्कुल व्यवस्थित नोट करना बेटा, नोट्स बहुत अच्छे से बनाना। मैं हमेशा बोलता हूँ नोट्स ऐसे होने चाहिए कि देख के पढ़ने की इच्छा हो जाए कि यार मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट प्रोड्यूस्ड इन इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ, जो मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया, जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो भी करंट इस सर्किट में बनेगा उसके। ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा कि आपको इक्वेशन V प्रोपोर्शनल टू I लिखना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होके एग्जाम में I प्रोपोर्शनल टू V लिख के आ जाते हैं, विच इज रॉन्ग। कारण समझो क्या,
जो करंट है, जो करंट बन रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा ऐसे सोचो, मुझे करंट बनाना है, तो करंट बनाने के लिए पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मान लो मैंने एक वायर लिया, वायर में बल्ब लगा दिया, अब बताओ करंट चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। हमें क्या लगाना पड़ेगा? और बैटरी। अगर मैंने बैटरी सर्किट में नहीं लगाई तो क्या करंट चलेगा? करंट चलाता कौन है? बैटरी। तो आप चेंज क्या कर सकते हो? आप वोल्टेज चेंज कर सकते हो। वोल्टेज के हिसाब से करंट चेंज होगा, करंट के हिसाब से वोल्टेज चेंज नहीं। यहां क्या बोल रहा है कि करंट चेंज करो वोल्टेज भी चेंज होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। हम वोल्टेज चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगा, करंट खुद से कभी चेंज नहीं होगा। आप सोचो कि मैं करंट को चेंज करूं, वोल्टेज चेंज हो जाए, मतलब मैं करंट 5 एम्पियर कर दूं, बैटरी जो मैंने 9 वोल्ट की लगाई थी वो 100 वोल्ट की हो जाए, विच इज नॉट पॉसिबल। आप चेंज क्या कर सकते हो? आप चेंज कर सकते हो वोल्टेज। तो इस इक्वेशन का मतलब है वोल्टेज चेंज करोगे, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज कम करोगे तो करंट भी कम होगा। इस इक्वेशन का मतलब करंट बढ़ाओगे वोल्टेज, अरे भाई करंट नहीं बढ़ा सकते हो बिना बैटरी के, समझ रहे हो कि नहीं? करंट हम चेंज नहीं कर सकते, बैटरी से करंट चेंज होता है, करंट से बैटरी चेंज नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए, तो हमने लिख लिया कि V जो है वही प्रोपोर्शनल है I के, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये रहा। अब फिजिक्स में जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं, साइन हटाते हैं, ये जो साइन आपको दिख रहा है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमेशा इक्वेशन के अंदर, जो भी इक्वेशन होगी उस इक्वेशन के अंदर इंट्रोड्यूस होगा एक नया कांस्टेंट, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं? V हमने साइन को हटाया, लिख दिया इक्वल टू, फिर लिखा I और एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा R। क्या आएगा बेटा? R। और इस R का नाम होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस। R का नाम होता है रेजिस्टेंस, जो कि आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हो। तो ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से जो उसका इक्वेशन बन रहा है वह V इक्वल्स टू IR, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट और R इज रेजिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये ओम्स लॉ बढ़िया से आपको समझ में आता है? ध्यान रखना, ओम्स लॉ परफॉर्म करना है बेटा कहां पर? कांस्टेंट टेम्परेचर पर। बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर होता है ये अफेक्ट करता है कंडक्टर की कंडक्टिविटी को, ठीक है। तो इसीलिए हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर परफॉर्म करेंगे ये सारी चीजें। तो ये बढ़िया से स्टेटमेंट नोट करो, उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये सारी चीजें नोट कर लो बढ़िया से, ठीक है। कोई तबलीग तो नहीं है बेटे? समझ में आ गया? चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की जो कि रैंडमली बार बार पूछी गई हैं। एक टर्म होती है, इसको हम बोलते हैं, तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है बेटा? V इक्वल्स टू IR, ये हमको याद रखना है। अब समझते हैं ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा। ओहमिक कंडक्टर्स, क्वेश्चन आता है ओहमिक कंडक्टर्स बताइए क्या होते हैं। तो सिंपल सी चीज, हेडिंग डालो ओहमिक कंडक्टर्स, स्टेटमेंट लिख लिया, इक्वेशन लिख ली, V इक्वल्स टू IR, सब कुछ बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस, उसके जस्ट नीचे लिखो ओहमिक कंडक्टर्स। तो ओहमिक कंडक्टर्स का मतलब होता है भैया वो कंडक्टर जो इस ओम्स लॉ को फॉलो करे, मतलब जो V इक्वल्स टू IR वाली इक्वेशन को फॉलो करें, उन कंडक्टर्स को हम बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर। क्या बात समझ में आ गई बेटा? बढ़िया से। दोस कंडक्टर्स विच फॉलोज ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर्स, ठीक है। नोट करो, क्या नोट करना? ओहमिक कंडक्टर लिखो, दोस कंडक्टर्स which follows Ohm's law are called ohmic कंडक्टर्स, ठीक है। ऐसे कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हो, उन सारे कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ओहमिक कंडक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे आप कॉपर लिख लो। नॉर्मल कंडक्टर जो होते हैं, मेटलिक कंडक्टर, वो फॉलो करते हैं ओम्स लॉ को, कोई दिक्कत की बात नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लिख लो? कॉपर। चलिए, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कौन होते हैं? अरे भैया,
नॉन ओमिक कंडक्टर्स कौन होते हैं भाई? ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो फॉलो करते हैं, नॉन ओमिक जो नहीं करते हैं। सिंपल सी चीज, तो लिख लो इसके अंदर दोज कंडक्टर्स which does not follow Ohm's law। अब भाई ऐसी भी कोई चीज़ है कि जो फॉलो नहीं करती? करती है बेटा, करती है। एग्जाम्पल लिखो सेमी कंडक्टर्स। कौन बेटा? सेमी कंडक्टर्स, जो आपके फ़ोन में यूज़ होते हैं, जो हेडलाइट में यूज़ होते हैं, जो लाइट में यूज़ होते हैं, जो कि इस पैनल में यूज़ हुआ है, ये सारे जो कंडक्टर्स हैं जिनको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स, डायोड्स जो होते हैं वो होते हैं सेमी कंडक्टर। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, इनका अपना स्वैग है बेटे, अपने हिसाब से चलते हैं, ये ओम्स लॉ के हिसाब से नहीं चलते हैं। क्या बात समझ में आई? ओम्स लॉ बढ़िया से समझ में आया आपको? ओमिक कंडक्टर अच्छे से समझ में आया? नॉन ओमिक कंडक्टर अच्छे से समझ में आया? बोलिए, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। डाउट हो तो बेटा फटाफट से आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना कि डाउट है, ठीक है। चलिए, आपको ओम्स लॉ अगर याद रखना है तो बहुत अच्छी सी एक बात है, देखिए V इक्वल्स टू IR। IR को तो कौन नहीं जानता बेटा, सब जानता। IR को समझते हो ना, IR को जानते हो, तो V इक्वल्स टू क्या होगा? IR। इसे याद रखना है, इसको V इक्वल्स टू IR मतलब IR। बात क्लियर? चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम करेंगे क्वेश्चन। ओम्स लॉ के फॉर्मूला हमारे पास है V इक्वल्स टू बेटा IR। हमें ध्यान रखनी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे जो V होता है बता देते हैं। जैसे V होता है V इक्वल्स टू IR हम लिख रहे हैं, तो V जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि किससे मिलता है? जो कि मिलता है बैटरी से। किससे मिलता है बेटा? बैटरी से मिलता है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्टेज। क्या होती है बेटा? वोल्टेज, ठीक है। I का मतलब है करंट, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? एम्पियर, AMPERE। और ये जो कांस्टेंट आया था इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है ये होती है OHM, ओम। और इस ओम का सिंबल होता है, इस तरीके का। बात क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जब भी आप फिजिक्स के अंदर कोई सी भी इक्वेशन लगाएंगे तो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप SI यूनिट्स में पुट करेंगे ऑलवेज, ठीक है। चलिए, बिना देर के बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे और लिखेंगे बेटा गिवन। क्या लिखेंगे? ऑलवेज गिवन। मैं हमेशा बोलता हूं न्यूमेरिकल्स अगर आपको सॉल्व करने हैं अच्छे से तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि भाई गिवन क्या है। तो गिवन लिखो सबसे पहले। गिवन कैसे लिखेंगे? देखिए, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, अरे प्रेस है भैया, कपड़े पे प्रेस करने वाली प्रेस है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम। बताया ना इसका सिंबल क्या होता है? ओम। ऐसे तो रेजिस्टेंस दे रखा है, गिवन है, मतलब आर आपको गिवन है कितना भाई? 50 ओम। चलिए, एंड अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। बहुत बढ़िया। कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटे? आई का वैल्यू कितना है? आई का वैल्यू आपके पास 3.2 एम्पियर। चलिए, बहुत अच्छे। फाइंड द वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या फाइंड करना है? V आपको फाइंड करना है। बहुत बढ़िया, फॉर्मूला आपको मालूम है क्या है बेटा? V इक्वल्स टू IR। V इक्वल्स टू IR। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बेटा वोल्टेज ये रहा। करंट का फॉर्मूला 3.2, वोल्टेज रेजिस्टेंस दे रहा है 50। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 32 × 5, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 × 15, 16, 160 वोल्ट इज द आंसर। कोई तकलीफ? सीधी सी बात थी। कोनो परेशानी हो तो बताइए। नोट करो बेटा सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन देख के सबसे पहले क्या लिखना है बेटा? गिवन लिखना है। गिवन देखो, एन EMF सोर्स। देखो, EMF का मतलब भी ये ऐसे थोड़े से अतरंगी शब्द आएंगे बेटा। EMF का मतलब होता है, EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है वोल्टेज। क्या होता है बेटा?
अभी आप इतना समझो वोल्टेज। देखो इलेक्ट्रॉन को मोटे मतलब मूव कराना, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने वाला फोर्स कौन होता है बेटा? वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन को मूव कौन कराता है? वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस मूव कराता है। तो ईएमएफ का मतलब क्या होता है? वोल्टेज। तो दे रखा है ईएमएफ ऑफ सोर्स, मतलब इसने वी दे रखा है कितना? 8 वोल्ट। बहुत अच्छे। इज कनेक्टेड टू ए प्योरली रेजिस्टिव मतलब रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, रेजिस्टिव इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, किसी एक डिवाइस, अप्लायंस मतलब कोई एक डिवाइस से यूज कर रखा है, जैसे एक बल्ब है, जैसे एक लाइट बल्ब, उससे कनेक्ट कर दिया। रेजिस्टेंस बेटा हर चीज में होता है ना, अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और उस रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा? 2 एम्पियर। तो लिख दिया आई इक्वल्स टू कितना है? 2 एम्पियर। अब पूछे क्या है? कंसिडर द कंडक्टिंग वायर्स टू बी रेजिस्टेंस फ्री। ओके, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द, ठीक है, आर फाइंड करना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आर फाइंड करना है। फार्मूला आपको पता है, V इक्वल्स टू क्या है? आई आर। क्या फाइंड करना है? आर फाइंड करना है। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? V अपॉन, ये जो आई था इधर इनटू में था, V के नीचे आएगा तो डिवाइड में आएगा, V अपॉन आई। तो हमें चाहिए V कितना है? 8 वोल्ट। करंट कितना है? 2 वोल्ट। डिवाइड करेंगे, आंसर कितना है बेटा? 4 ओम आंसर। कोई परेशानी? बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कोई तकलीफ? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज हाफ्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस केप्ट कांस्टेंट, द करंट विल बी। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार बना के बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है। देखो, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज हाफ्ड, अरे हाफ करने से पहले कुछ तो रहा होगा, तो हम लिखेंगे इसमें इनिशियल सिचुएशन। क्या लिखेंगे? इनिशियल सिचुएशन। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज हाफ्ड, पहले आर रहा होगा, बाद में R/2, तो हम लिख देते हैं फाइनल। बाद में क्या हुआ? रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज हाफ्ड, रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया गया। तो रेजिस्टेंस पहले कितना था? R, अब कितना कर दिया गया? R/2। बहुत बढ़िया। पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा, पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कितना है? V। तो यहां पर भी कितना रखेंगे जाएगा? V। चलिए, क्या पूछा है? करंट पूछा है। करंट बताइए, करंट कितना होगा? करंट बताइए। जब हाफ कर दिया तो करंट को हम बोल रहे हैं आई डैश। करंट चेंज होगा बट रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट चेंज होगा। चलो, इनिशियल सिचुएशन के हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगी? V इक्वल्स टू आई आर, इक्वेशन नंबर 1। कोई परेशानी? इनिशियली करंट I था, वोल्टेज V था, रेजिस्टेंस R था, तो हमने इक्वेशन बना ली इतना। चलिए, इसके अंदर देखते हैं, वोल्टेज कितना है? V, करंट कितना है? I डैश, करंट चेंज होगा, रेजिस्टेंस कितना है? R/2। पूछा है करंट बताइए कितना होगा, मतलब I डैश की वैल्यू कितनी होगी ये पूछिए। तो I डैश का फॉर्मूला क्या हो गया? वोल्टेज अपॉन R डिवाइड बाय 2, 2 चला गया ऊपर, 2V अपॉन R, ठीक है। I डैश की वैल्यू इतनी हो गई। अब यहां से देखो, मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी? V अपॉन, देखो V अपॉन R की वैल्यू कितनी है? तो V अपॉन R की जगह मैं कितना पुट कर सकता हूं? I। तो I डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2I। मतलब I, नया जो करंट आया है वो पुराने वाले करंट के 2 टाइम्स है। तो आंसर कितना? डबल कितना? ये रहा। बहुत सारे बच्चों को बेटा ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, आई नो दैट, तकलीफ हुई होगी। मैं एक बार और समझा रहा हूँ, है ना, एक बार और बढ़िया से समझा रहा हूँ। ऐसे जितने भी क्वेश्चन बेटा जिनको आ गया है वो नोट कर लो। मैं एक बार और समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से, कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। इसका आंसर डबल, एक बार आपस से सॉल्व करते हैं। देखो, एक बार इसको डिटेल में बढ़िया समझाते हैं। एक रेजिस्टेंस लिया, मान लो ये वायर लिया, है ना, ये रेजिस्टेंस है। पहले हम ड्राइंग कर लेते हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज हाफ्ड, मैंने क्या किया कि भाई एक रेजिस्टेंस लिया था, पहले रेजिस्टेंस मैंने पहले लिया था, एक R रेजिस्टेंस लिया था, इसमें मैंने बैटरी लगाई थी V वोल्ट की। कितनी बैटरी लगाई थी बेटा? V वोल्ट की। और इसमें करंट बना था I। कितना बना था? I। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने इस रेजिस्टेंस को R/2 कर दिया और बैटरी मैंने लगाई है सेम, बैटरी मैंने लगाई V वोल्ट की। तो बताओ इसमें जो करंट बनेगा वो कितना बनेगा? अब देखो, करंट यहाँ पे I लिया है हमने, यहाँ पे I तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे करंट कुछ और बनेगा। बात समझ रहे हो?
इसमें करंट कुछ और बन रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो आई भी चेंज होगा। तो मैं इस वाले आई को नाम दे रहा हूँ आई डैश, कि भाई इसमें जो करंट बना वो कितना होगा ये पूछा है। तो इसके हिसाब से जो पुरानी वाली सिचुएशन थी, इसके हिसाब से मैं क्या ये इक्वेशन लिख सकता हूँ, V इक्वल्स टू आई आर। बोलो हाँ, ओम्स लॉ के हिसाब से लिख सकते हैं। अच्छा, आई की वैल्यू बेटा कितनी होगी इसके अंदर, V अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 1 मान ले, कोई परेशानी। चलिए इसके हिसाब से अब इक्वेशन बनाए। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल्स टू आई आर। V कितना है, V आई कितना है, आई डैश है आई। आर कितना है, आर अपॉन 2 है। आर की जगह कितना है, आर अपॉन 2। मुझे किसका वैल्यू चाहिए, आई डैश का वैल्यू चाहिए। चलिए आई डैश का वैल्यू निकालते हैं। देखो 2 डिवाइड में है, ऊपर जाके इनटू में, तो चला जाएगा 2v। इधर r इनटू में है तो v क्या आ जाएगा, इधर डिवाइड में तो आ जाएगा r, और इधर क्या बना, आई डैश। ठीक है, अब देखो यहां से देखो v अपॉन आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें इक्वेशन नंबर 1 में, i। तो मैं v अपॉन आर की जगह क्या लिख सकता हूं, यहां पर v अपॉन आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर i लिख सकते हैं कि नहीं, i। तो इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आया कि जो नया करंट है, आई डैश मतलब नया करंट, नया करंट, नया करंट जो है वो पुराने वाले करंट के 2 टाइम्स है, डबल हो चुका है। तो डबल वाला ऑप्शन कौन सा बेटा, ये रहा, ये रहा। कोई परेशानी, कोई परेशानी। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, चलो सॉल्व करो, सारे बच्चे सॉल्व करो, मैं फिर बाद में सॉल्व कराऊंगा। मान लो मैंने रेजिस्टेंस कर दिया R/3, रेजिस्टेंस कर दिया R/3, फाइंड न्यू करंट। रेजिस्टेंस कर दिया R/3, फाइंड न्यू करंट। आई डैश की वैल्यू फाइंड करो जब रेजिस्टेंस कितना कर दिया मैंने, R/3। ठीक है, पॉज करके सॉल्व कर लो। आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब चेक करो, मतलब पहली क्या सिचुएशन थी, पहले मैंने लाया रेजिस्टेंस लगाया, ये कितना था, R था, वोल्टेज V था, करंट कितना था, I। फिर हमने R को कितना चेंज कर दिया बेटा, R को चेंज कर दिया R/3। हमने बैटरी को सेम रखा, कितना वोल्टेज V, वोल्टेज, करंट बनेगा I डैश। इसके हिसाब से इक्वेशन बनेगी V इक्वल्स टू आई आर, I इक्वल्स टू बनेगा V अपॉन R। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ जो बनेगा, यहाँ बनेगा V इक्वल्स टू आई डैश, R की वैल्यू R/3, और यहां से हम आई डैश की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 3 जाएगा V के इनटू में, और R आएगा डिवाइड में, और V अपॉन R की वैल्यू कितना होता है, V अपॉन R की वैल्यू होती है, देखो यहाँ पे I होती है, तो यहाँ पुट कर देंगे I। तो आई डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3I। आंसर मतलब नया करंट पुराने वाले करंट के कितना टाइम्स आ गया बेटा, 3 टाइम्स आ गया। तो आंसर हो जाएगा इसका 3 टाइम्स। ठीक है, कोई कितना बच्चों का सही गया, जितना का सही गया बेटा कमेंट से बताना, सर मेरा सही गया था। चलिए देखो ये तो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नोट करो। डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करेंगे, देखो हम लिखेंगे कि भैया सिंस V इक्वल्स टू होता है IR और I इक्वल्स टू होता है V अपॉन R। इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, ऐसे लिखना है आपको बोर्ड में कि सिंस V इक्वल्स टू IR बाय, यहां लिख देंगे बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। ठीक है, अब यहां पर हम बोले इफ 1 एम्पियर मतलब आंसर कितना नहीं, 1 एम्पियर को डिफाइन करना, तो कैसे करेंगे कि इफ अगर वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट हो जाए और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम हो जाए तो आई का वैल्यू कितना होगा। तो आई इक्वल्स टू लिखेंगे 1 अपॉन 1, तो आई का आंसर भी कितना आ गया बेटा, 1 एम्पियर। तो डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे कि इफ 1 वोल्ट applied across 1 ohm resistor, then current produced in the circuit will be 1 एम्पियर। अगर 1 वोल्ट अप्लाई करें 1 ओम रजिस्टर के तो जो करंट बनेगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर, और ये है आंसर। ठीक है, नोट करो। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि है ओम्स लॉ का ग्राफ। ओम्स लॉ का ग्राफ क्या बोलता है, ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ का ग्राफ, हेडिंग डालो ओम्स लॉ का ग्राफ, मतलब V वर्सेस I का ग्राफ, वोल्टेज वर्सेस I का ग्राफ कैसा होगा। चलिए हमारे पास इक्वेशन है, बाबा, V इक्वल्स टू आई आर। याद करो 9th और 10वीं में आपको पता है जब आपको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने से पहले आपको क्या बनानी पड़ती है बेटा, टेबल। क्या बनानी पड़ती है, टेबल बनानी पड़ती है। चलिए टेबल बनाते हैं। देखो R जो है, R एक कांस्टेंट था ना, याद करो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो क्या आया था, कांस्टेंट। मतलब R की वैल्यू कैसी होती है बेटा, कांस्टेंट। तो हम मन से कोई वैल्यू मान लेते हैं। तो हम इस इक्वेशन के अंदर V इक्वल्स टू आई आर रखते हैं और R की एक मन से इक्वेशन मान लेते हैं। मान लो हम इक्वेशन मान रहे हैं R की 2, कितना मान रहे हैं 2। तो हमारे पास इक्वेशन है V इक्वल्स टू 2i। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे टेबल। टेबल कैसे बनाएंगे, देखो V इक्वल्स टू क्या है, 2i हमारे पास इक्वेशन है। तो हम I की वैल्यू पुट करेंगे और V की वैल्यू हमें मिलेगी और इसके हिसाब से फिर हम बनाएंगे ग्राफ। चेक करते हैं ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, मुद्दा समझ गए। हम ओम्स लॉ के हिसाब से V और I के बीच में ग्राफ बनाना चाहते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं कि भाई ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, पर ऐसे याद नहीं रखना। आप 10th में आ चुके ना बेटा, अगले साल आपको 11th करनी है, 12th करनी है, तो वहाँ पर आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। तो पहले से आप तैयारी करके रखेंगे तो आपको 11वीं 12वीं में मज़ा आएगा। ठीक, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप मैथ से रिलेट कर सकते हैं। तो हमने बोला भाई रेजिस्टेंस कैसा होता है, कांस्टेंट। हमने उसकी वैल्यू 2 मान ली, मन से कुछ भी मान सकते हो, 2 मान ली हमने। V इक्वल्स टू 2i। अब I की वैल्यू पुट करेंगे, ये रही I, ये रहा V। मान लीजिए हमने इस इक्वेशन में I की वैल्यू पुट की 1, तो I की वैल्यू लिख दी 1, तो V का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, हमने पुट कर दिया 2। कोनो परेशानी, कोनो दिक्कत है क्या। चलिए हमने I की वैल्यू पुट की 2, फॉर्मूला है V इक्वल्स टू 2i। I की वैल्यू पुट कर दी बेटा 2 इंटू 2, तो V की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो वैल्यू की 4, ये था 4। ठीक है, चलिए वापस से V क्या है 2i, मैं इस बार रख रहा हूँ 3, तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, तो V इक्वल्स टू कितना होगा 6 वोल्ट, तो लिख दिया 6 वोल्ट। चलिए वापस से अब मैं पुट कर रहा हूँ 4, क्या पुट कर रहा हूँ बेटे 4 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो V इक्वल्स टू कितना है 2 इंटू I की वैल्यू कितनी है 4, तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, तो लिख दिया हमने 8 वोल्ट। 5 पे कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, चलिए ये हमारे पास आ गई टेबल। अब इस टेबल को हम बनाएंगे ग्राफ में, किसी एक को ले लो x एक्सिस पे, किसी एक को ले लो y एक्सिस पे। ठीक है, चलिए ये नोट कर लिया सब, ये नोट कर लिया, हटा दूं इसको, हटा दूं इसको, ये क्वेश्चन थी मन से ले लिया हमने। चलो अब इसको ग्राफ बनाते हैं। तो हम ग्राफ बना रहे हैं बेटे, ग्राफ हमने ग्राफ बनाया x एक्सिस और ये ले लिया हमने y एक्सिस। चलिए तो हम यहाँ पर ले रहे हैं करंट, यहाँ हम ले रहे हैं I, यहाँ हम ले लेते हैं V। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया 10। ठीक है, चलो बेटे बताओ 1 वोल्ट पे 1 एम्पियर पे वोल्ट कितना था, ये रहा, यहाँ पे लिख देते हैं। 2 एम्पियर पे वोल्टेज कितना था, 2 वोल्ट पे एम्पियर कितना था 4, इतना था। 3 पे कितना था, 3 पे था 6। 4 पे कितना था, 4 पे कितना था, 4 पे था 8। फिर 5 पे कितना था, 5 पे कितना 10। अब यहाँ पर हम देखो बेटा ग्राफ कैसा बन रहा है, ग्राफ कैसा बना। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा लाइन टेबल बना के आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको किस चीज़ के लिए बेटा, समझाने के लिए। क्या जब पढ़ो ना यार, हर एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मन से कुछ तो भी लिख दो। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो आपको स्कूल में कैसा बना के आना है, देखो बहुत सिंपल, ये बना लिया, पॉज करके बना लो सब, कैसे टेबल बनाई, कैसे क्या किया, सब बना लिया, ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन। देखो अब हमें जो स्कूल में बना के आना है वो कैसे बना के आना है, हम सीधा बोलेंगे कि भैया V वर्सेस
हम सीधा बोलेंगे कि भाई हमको V वर्सेस I का ग्राफ बना के बताओ ओम्स लॉ के हिसाब से। किसके लिए? ओम्स लॉ के हिसाब से। तो आप बोलोगे भाई ऐसा होता है, ये V, ये I और यहाँ सीधे स्ट्रेट लाइन, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, इसी को हम बोलते हैं, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये जो ग्राफ बना ये है ओम्स लॉ का ग्राफ। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताओ स्लोप ऑफ ओम्स लॉ ग्राफ। ओम्स लॉ ग्राफ मतलब V वर्सेस I का ग्राफ के अंदर स्लोप बताओ। भैया 10वीं में आ चुके हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू कर दी हो कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ लिया है तो आप बता पाओगे कि स्लोप क्या होता है। ठीक है, चलिए स्लोप बताते हैं। तो स्लोप का मतलब याद रखना है, हेडिंग डालो, स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ, स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ। ठीक है, जितने भी मैं चीजें बता रहा हूं बेटा ये बोर्ड्स में पूछी गई हैं आपके, है ना। स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ। चलिए V वर्सेस I ग्राफ बनाते हैं। ये V, ये I और ग्राफ बन गया आपका ऐसा। ध्यान रखना है, आपको याद क्या रखना है कि जब भी स्लोप निकालो, स्लोप का मतलब होता है बेटा tan थीटा। क्या मतलब होता है? tan थीटा। मतलब ये एंगल कितना मानोगे आप? थीटा, ऑलवेज। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक। स्लोप का मतलब क्या होता है आपका? tan थीटा। तो ये जो ग्राफ बनेगा, इधर V इधर I, यहां से आपको बनाना है एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाना है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, ये तो बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये आपका क्या है? हाइपोटेनियस। देखो ये साइड आपकी वोल्टेज है, तो ये साइड भी आपकी क्या होगी? वोल्टेज। तो ये साइड आपकी ये वोल्टेज है ना, तो ये भी वोल्टेज होगी। ठीक, ये आपकी करंट। आपको फाइंड करना है tan थीटा। क्या फाइंड करना है? tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा यहाँ पर? V। बेस कितना है यहाँ पर? I। मतलब tan थीटा से आपको क्या मिल रहा है? V अपॉन I। यहाँ देखो V इक्वल्स टू IR, I को मैं नीचे ले गया तो V अपॉन I की वैल्यू कितनी होती है बेटा? रेजिस्टेंस। V अपॉन I की वैल्यू होती है रेजिस्टेंस, तो V अपॉन I की वैल्यू क्या होगी? रेजिस्टेंस। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि tan थीटा किसके बराबर होगा? रेजिस्टेंस के। और tan थीटा का मतलब क्या होता है? स्लोप। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। ठीक है, इसका मतलब V वर्सेस I ग्राफ का जो स्लोप होगा उससे क्या मिलता है? रेजिस्टेंस मिलता है। तो स्टार बना के लिख लो कि V वर्सेस I ग्राफ का स्लोप हमें देता है रेजिस्टेंस। क्या देता है बेटा? रेजिस्टेंस। अब एक आखिरी क्वेश्चन और है जो पूछा जाता है, उसके बाद आपके ओम्स लॉ के अंदर जितने क्वेश्चन बनते हैं थ्योरेटिकल, ग्राफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो मैंने सारी इसमें कवर करा दी। ठीक है, चलिए एक चीज़ और पूछी जाती है, वो ये है कि ओमिक कंडक्टर का ग्राफ कौन सा होता है? भैया जो कंडक्टर्स इस ग्राफ को फॉलो करते हैं, ओमिक कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं? जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। जो और ओम्स लॉ का ग्राफ क्या होता है? ये रहा ओम्स लॉ ग्राफ। मतलब ओमिक कंडक्टर का ग्राफ भी कैसा होगा? ओमिक कंडक्टर ग्राफ भी बेटा ऐसा होगा, ये याद रखना है। ओमिक कंडक्टर का ग्राफ भी ऐसा होता है, लिख लो। ओमिक कंडक्टर्स का, अरे यार ये क्या हो रहा है? ला 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 ला, तो मिटाना ही पड़ेगा। देखो ओमिक कंडक्टर्स का ग्राफ कैसा होता है? ओमिक कंडक्टर ग्राफ भी बिल्कुल, अरे भाई क्या हो रहा है? ओमिक कंडक्टर का ग्राफ भी ऐसा ही होता है, ऐसा। ठीक है, तो लिख लो ओमिक कंडक्टर्स का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये ग्राफ कैसा है बेटा? स्ट्रेट लाइन है, बीच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो ओम्स लॉ का ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक, ओम्स लॉ ग्राफ ऐसा होता है। ओम्स
लॉ को फॉलो करने वाले जो कंडक्टर्स हैं, ओमिक कंडक्टर्स, उनका ग्राफ भी बनाओगे वी और आई का, तो उनका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर में बेटा हमने ओम्स लॉ को बहुत डिटेल में पढ़ लिया। इससे ज़्यादा आप ओम्स लॉ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से इस लॉ को पढ़ चुके हैं। बस तैयारी बहुत अच्छे से रखिए, बीच में मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा ओम्स लॉ के भर मार करके, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही।